देखो हम लोगों ने रिवर्स चार्ज का भी कंसेप्ट देखा, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में रिवर्स चार्ज कवर्ड है, ठीक है। और इसकी रेप्लिका है सेक्शन 5, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम प्रोविजन दिए हुए हैं सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी में सेम प्रोविजन दिए हुए हैं। अच्छा, सर्विसेज को भी यहाँ डिफाइन किया गया, सर्विसेज का भी डायग्राम बना हुआ है देखो। सर्विस मीन्स एनीथिंग साफ साफ लिख दिया, क्या, एनीथिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग गुड्स मनी सिक्योरिटीज। भाई अगर आप सर्विसेज की डेफिनेशन को देखोगे ना, तो जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है। अगर डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है। सर्विस है। और साथ में किसको एक्सक्लूड किया गया, मनी को एक्सक्लूड किया, मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। जो भी गुड्स नहीं है, जो भी मनी सिक्योरिटीज नहीं है, तो वो सर्विसेज है, ठीक है। किस किस को इंक्लूड किया गया, रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। भाई मनी तो सर्विस नहीं है, लेकिन यूज ऑफ मनी इज सर्विस। एग्जांपल्स देखेंगे आगे हम, यूज ऑफ मनी को सर्विस माना गया है फॉर अ कंसिडरेशन। और ट्रांजैक्शन इन जो सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज सर्विस। खैर अभी हमारा इस चैप्टर में इसके ऊपर फोकस नहीं है। रेसिपिएंट की डेफिनेशन भी बहुत इजी दी हुई है, ध्यान देना रेसिपिएंट की डेफिनेशन को। बच्चों इधर देखना क्या लिखा है, वेयर ए कंसिडरेशन इज पेबल। भाई आपने गुड्स दिए, आपने सर्विस दी, पैसे कौन दे रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है वो रेसिपिएंट है। हु इज लायबल टू पे, रेसिपिएंट कौन है, जो पेमेंट करने के लिए लायबल है, जो पेमेंट कर रहा है वो रेसिपिएंट है। समझ रहे हो ना, चाहे आप गुड्स दे रहे हो चाहे आप सर्विस दे रहे हो, तो रेसिपिएंट किसे माना गया है, जहां पर कंसिडरेशन की बात हो रही है, जहां पैसों की बात हो रही है, तो भाई जिसकी लायबिलिटी है पेमेंट करने की, जो पेमेंट कर रहा है, उसे रेसिपिएंट माना गया, ठीक है। अब ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं जहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन इज पेबल। तो दो ऐसे केसेस बनेंगे जहां पर कंसिडरेशन पेबल नहीं है। और ये दो केसेस किसके हैं बच्चों, एक केस गुड्स का है, एक केस सर्विस का है, सर्विस। ठीक है ना। एक केस देखो गुड्स का है और दूसरा केस किसका है, सर्विस का है, ठीक है ना। तो यहां पर तो देखा कि कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन है तो भाई जो लायबल है कंसिडरेशन पे करने के लिए वो रिसिपिएंट है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स का केस अलग है और सर्विस का केस अलग है, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स के केस में भाई जिसको गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, या जिसके हाथ में आप दे रहे हो, मेड अवेलेबल हो रहे हैं, या जिसकी पोजीशन में जा रहे हैं, या जो उन्हें यूज कर रहा है, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो उस केस में, गुड्स के केस में कौन रिसिपिएंट माना जाएगा, जिसे आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, या जिसको अवेलेबल हो रहे हैं, मेड अवेलेबल हो रहे हैं, या जिसकी पोजीशन में जा रहे हैं, जिसको जिसकी पोजीशन में जा रहे हैं, या जो उन्हें यूज कर रहा है, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। अब नो कंसिडरेशन के केस में सर्विस को देखते हैं। सर्विस के केस में, सर्विस में रिसिपिएंट कौन माना जाएगा, भाई जिसे सर्विसेज रेंडर की गई हैं, जिसे सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, जिसे सर्विसेज दी गई हैं, वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और रिसिपिएंट में भी हम कंसिडरेशन को देखते हैं। एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू होम अ सप्लाई इज मेड शेल बी कंस्टिट्यूट। भाई कई बार क्या होता है कि जिसको हमने देना है ना वो खुद नहीं आता, वो किसको भेज देता है, अपने अपने एजेंट को भेज देता है। तो भाई जिस पर्सन के एजेंट को आपने दिए हैं वो रिसिपिएंट माना जाएगा, बात खत्म, है ना। जिसके एजेंट को आपने दिए वो रिसिपिएंट माना जाएगा। तो कुछ केसेस में एजेंट जहां इन्वॉल्व हो गया, तो जिसके एजेंट को गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो रिसिपिएंट माना जाएगा। इसका डायग्राम भी देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कंसीडरेशन देखो, किसको देखो, हमें पता है कंसीडरेशन, जहां कंसीडरेशन है वही वहां पर तो क्या है भाई, जिसकी लायबिलिटी है कंसीडरेशन पे करने की वो रिसिपिएंट है, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और जहां कंसीडरेशन नहीं है तो दो केसेस हैं, एक गुड्स का केस है और दूसरा सर्विस का केस है ना। ये भी मैंने समझा दिया अभी, ये भी आप लोगों को पता है वैसे। सर जैसे फर्स्ट केस में पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन को रेसिपिएंट मान रहे हैं, और अगले दो केसेस में जिसको गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं, तो सर फर्स्ट केस में भी जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको भी तो गुड्स एंड सर्विसेज मिल ही रहे होंगे, बात तो एक ही है ना तीनों में। आखिर में जिसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं तीनों में एक ही बात हो गई शायद। बिल्कुल, बिल्कुल एक चीज कॉमन है कि गुड्स और सर्विस मिल रहे हैं, तीनों तीनों में एक कॉमन है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कंसिडरेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। कॉमन है बिल्कुल, नो डाउट कॉमन है, गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, ये पॉइंट कॉमन है तीनों में। लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बेसिस पे। तो हमारे लिए यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर गुड्स और सर्विस का मिलना ना होकर हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया, कंसिडरेशन। भी कंसिडरेशन जिसकी पे करने की लायबिलिटी है
ठीक है। अगर कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन पे करने के लिए जो लायबल है, ठीक है, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। हाँ, जहां कंसिडरेशन नहीं है, जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, वहां हम देखेंगे कि भाई हम दे किसको रहे हैं वो गुड्स, या हम सर्विसेज दे किसको रहे हैं, जिसको दे रहे हैं वो रिसिपिएंट कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो जहां कंसिडरेशन है वहां तो जो पेमेंट कर रहा है भाई वो रिसिपिएंट है, और जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां जिसको दे रहे हैं वो रिसिपिएंट है। और अगर बीच में अगर एजेंट आ जाए बच्चों, तो अगर उसका एजेंट आ जाए किसी पर्सन का, तो भाई जिसके एजेंट को आप दे रहे हो, वो जिस पर्सन के बिहाफ पे वो एजेंट है जिसको आप दे रहे हो, वो पर्सन रिसिपिएंट माना जाएगा। एजेंट जिसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट, जिस पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है वो रिसिपिएंट माना जाएगा। देखो इधर हम सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं बच्चों। सेक्शन 12 किससे रिलेटेड है? Supply of goods. सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई या फिर इसे हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोल देते हैं, ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। और इसमें क्या देखते हैं हम, लायबिलिटी ऑफ पे टैक्स कब अराइज होती है, लायबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज होती है ना। वापस हम डेफिनेशंस कवर करके इसी टॉपिक पे आ गए हैं। अच्छा, इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है देखते हैं जरा। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शेल अराइज, भाई लायबिलिटी टू पे टैक्स शेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। भाई ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ये तो कह रहे हैं इस सेक्शन को पढ़ो, इसमें आपको ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो सबसेक्शन 2 को देखते हैं, सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि डेट्स, भाई टाइम ऑफ सप्लाई में आप डेट्स को कंसिडर करोगे कि कौन सी डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी, ठीक है। और ये कह रहे हैं जो नीचे डेट्स दी हुई है ना, इनमें से अर्लियर वाले को लेंगे। कौन सी लेंगे? Earlier one. अर्लियर वाली डेट लेंगे। सर ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है ना, और डेट ऑफ पेमेंट, भाई इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो लेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस कह लो, ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा, है ना, वो आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। Supply of. डन। लेकिन यहाँ डेट ऑफ इनवॉइस में भी ना दो हैं, एक तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है आपने इनवॉइस इशू नहीं की हो, है ना, आपने बिल इशू ही नहीं किया, तो उस केस में क्या देखते हैं, उस केस में सेक्शन 31 को देखते हैं कि भाई इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। उस केस में किसे देखते हैं, लास्ट डेट, बिल्कुल, ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। या तो आपने इनवॉइस इशू की होगी, बिल आपने इशू किया होगा, इनवॉइस इशू की होगी, है ना, तो आपके पास डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी। या फिर उसको कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ पर ना बीच में और लगा हुआ है, एक सेकंड देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, और मतलब आपको यहाँ पर भी दो चीजों में कंपैरिजन करना है, एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा लास्ट डेट, जिस डेट तक आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए अंडर सेक्शन 31। बात समझ रहे हो, इन दोनों में से भी आपको कंपेयर करना होगा। अच्छा वैसे तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो आपको लास्ट डेट देखनी होगी अंडर सेक्शन 31। सर सेक्शन 31 में लास्ट डेट कैसे देखते हैं, किस डेट तक इनवॉइस इशू होनी चाहिए? बच्चों बहुत इजी प्रोविजन है, अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के प्रोविजन सेक्शन 31 के अलग से बताऊंगा। अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, सर अभी तक हमारे माइंड में एक क्वेश्चन था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया। सर गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हाँ जी, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जो भी डेट इन दोनों में से पहले होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और उस टाइम पे टाइम आपकी लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। हमेशा इनवॉइस वाली डेट ही होगी, शायद आप कह रहे थे। बिल्कुल सर, आपने तो कहा था, आपने तो पेमेंट का नाम ही नहीं लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शॉर्टकट बताया था, है ना, क्या कहा था मैंने? टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा? डेट ऑफ इशू इनवॉइस उसी दिन कर देंगे। हाँ सर, आपने ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों को कंपेयर तो किया ही नहीं था, आपने अर्लियर तो बोला ही नहीं था, आपने तो कहा था जो डेट ऑफ इनवॉइस होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी, है ना। बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, और यहाँ पूरी कहानी चल रही है, आगे देखो आगे आगे होता है क्या, स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। अभी ये डेट ऑफ पेमेंट कटवा देंगे, अभी लिखवाई है ना डेट ऑफ पेमेंट, कंपेयर करना है। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने डेट ऑफ पेमेंट को कटवा दिया, दिखाता हूँ सीधा
एनालिसिस पे आते हैं। देखो इधर बच्चों ये सब पढ़ चुके हैं, देखो इधर। हाँ, सेक्शन 12 हम लोग देख चुके हैं, 4 केसेस देख चुके हैं। एक गुड्स के एक सेकेंड गुड्स के केसेस में देखो, सेक्शन 12 तो हमारा गुड्स के केस में अप्लाई होता है, हमें पता है ना। सर्विसेज के केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? 13 अप्लाई होता है। 4 केसेस पढ़े थे, फॉरवर्ड चार्ज का, रिवर्स चार्ज का, वाउचर का एंड रेजिडुअल केसेस देखे थे हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन का अलग पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 31 में, इनवॉइस कब तक इशू होनी चाहिए। बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 31 को पहले समझ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा पेमेंट वाला। ठीक है, सेक्शन 31 में क्या लिखा है देखो। सेक्शन 31 में बताया गया कि भाई आपको इनवॉइस कब तक इशू करनी है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम देखेंगे ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। भाई इन दोनों में से हम अर्लियर डेट को लेते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में से हम अर्लियर लेते हैं। सर ये तो रिपीट हो गए है ना, इन दोनों में से क्या लेते हैं सर? अर्लियर लेते हैं, है ना। हाँ, ये वही पॉइंट दोबारा लिख दिया है, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी दोनों दोबारा से लिख दिया है एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी इनवॉइस वाले में भी ना 2 डेट्स हैं, एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है और करके ना लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ought have to be issued under section 31, है ना। ये बस ध्यान रखना। सर 31 को कहाँ एक्सप्लेन किया गया? नीचे एक्सप्लेन किया गया होगा। अब आ जाते हैं, मैंने इसमें से कहा था बच्चों कि डेट ऑफ पेमेंट को नहीं लेंगे, कहा था ना मैंने अभी, है ना, कि डेट ऑफ पेमेंट को अभी ये कटवा देंगे, कहा था ना, कटवा दिए। देखो नीचे सेक्शन 148 आ गया, इसमें डेट ऑफ पेमेंट कटवा दी इन्होंने। कहते हैं भाई अब डेट ऑफ इनवॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, डेट ऑफ इनवॉइस को ही क्या मान लो? टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। ऐसा किसमें लिख दिया गया? सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेंजेस कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को एक्सरसाइज किया अंडर सेक्शन 148 और डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करने से मना कर दिया। कहते हैं अब डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा देखो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, रीड करते हैं, ध्यान देना ही। देखो क्या लिखा है बच्चों, ओके सर। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। भाई कह रहे हैं आप एडवांस में अगर पेमेंट रिसीव हुई है तो उसे डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर कर दोगे। तो डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर है तो उसे इग्नोर ही करना है। अगर डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर हो गई, एडवांस का मतलब क्या हो गया कि पहले हो गई, विच एवर इज अर्लियर वाला आंसर था। आंसर क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर पेमेंट एडवांस में हो गई तो आप उसे क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। तो भाई डेट ऑफ पेमेंट तो कटवा दिए इन्होंने अर्लियर वाले केस, है ना। देखो टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। एक चीज यहाँ ध्यान रखना जो आपको बताना है, भाई ये पेमेंट सिर्फ इन्होंने गुड्स के केस में कटवाई है, सर्विस के केस में नहीं कटवाई। बात समझ रहे हो? ये एडवांस पेमेंट का कंसेप्ट इन्होंने सिर्फ किसके केस में हटाया है? इग्नोर करने के लिए। गुड्स के केस में इग्नोर करने के लिए कहा है, सर्विसेज के केस में इग्नोर करने के लिए नहीं कहा। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए कहा है, ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कहा है, सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसमें वही रहेगा। अच्छा इसको रीड कर लेते हैं, कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया शॉर्ट में। In exercise of the powers conferred by Section 148, the central government on the recommendation of the GST Council। भाई ये डिसीजन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 148 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? रेकमेंड किसने किया था? जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया। हैज इशूड नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। बच्चों नोटिफिकेशन नंबर याद रखना, नोटिफिकेशन नंबर कितना है? 66/2017। इशू हुआ था 15 नवंबर 2017 को, टू स्पेसिफाई दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन, भाई रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर। भाई ये रिलैक्सेशन कंपोजिशन सप्लायर के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूँ। कंपोजिशन सप्लायर पता है ना, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी है, कंपोजिशन सप्लायर पढ़ा था बीच में हम लोगों ने। तो रजिस्टर्ड पर्सन पर ये को रिलैक्सेशन दिया गया, बट ये कंपोजिशन सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified। भाई ये कह रहे हैं सिर्फ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए को रेफर करो, इशू ऑफ इनवॉइस को रेफर करोगे। इशू ऑफ इनवॉइस में भी आप कंपेयर किससे करोगे? लास्ट डेट से कंपेयर करोगे।
लास्ट डेट जिस डेट तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए अंडर सेक्शन 31, या तो इनवॉइस इशू कर दी होगी या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, इनको कंपेयर करोगे। कहीं पेमेंट की बात की इन्होंने? नहीं, इन्होंने कहा पेमेंट को तो इग्नोर कर देंगे, गुड्स के केस में पेमेंट को तो इग्नोर कर देंगे। यही बात मैं कह रहा था, मैंने भी तो यही कहा था। मैंने क्या कहा था कि भाई डेट ऑफ इनवॉइस जो है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर हो जाएगा, है ना। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट को हम इग्नोर कर देंगे, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा तो हुआ था सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में, दोनों को कंपेयर तो किया हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन डेट ऑफ पेमेंट को बाद में नोटिफिकेशन कौन सा निकाल के, कौन सी डेट का नोटिफिकेशन निकाल के बच्चों? 66/2017। हाँ, और 15 नवंबर 2017 में नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करवा दिया कि भाई डेट ऑफ पेमेंट को चेक नहीं करेंगे, तो डेट ऑफ इनवॉइस को ही देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये केस क्या सर्विसेज पर भी एप्लीकेबल है पेमेंट वाला? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए? गुड्स के लिए। इन सिंपल वर्ड्स ऑल टैक्स पेयर्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अभी हम लोग फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कंपोजिशन। भाई कंपोजिशन वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपोजिशन सप्लायर को बताया मैंने सेक्शन 10 में ना, कंपोजिशन सप्लायर, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप किसी से गुड्स के बदले एडवांस पेमेंट ले रहे हो तो एडवांस पेमेंट लेने के टाइम पे आपको जीएसटी पे नहीं करना। सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप किसी से एडवांस पेमेंट ले रहे हो गुड्स के लिए, सर्विसेज के नहीं, गुड्स के अगेंस्ट आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो, तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे आपकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज नहीं होगी। द एंटायर जीएसटी शैल बी पेएबल। अब जीएसटी फिर पेएबल कब होगा? जीएसटी शैल बी पेएबल ओनली व्हेन the invoice for the supply of such goods is issued or ought to have been issued। जब इनवॉइस इशू होगी, ये जिस डेट तक इशू हो जानी चाहिए, तब आपकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज होगी। दस टाइम ऑफ सप्लाई, अब यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ऑफ गुड्स for the purpose of payment of tax is the date of issue of invoice or the last date when the invoice ought to be issued under section 31। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? सर आपने शॉर्टकट तो पहले ही बता दिया था। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर एक्सरसाइज की वो कौन से सेक्शन में एक्सरसाइज की है? यस बच्चों, आवाज नहीं आई। हाँ जी, सेक्शन 148 में पावर को एक्सरसाइज किया है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल तो शुरू हुए, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट। भाई एक एग्रीमेंट हुआ विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 के। बच्चों ये कंटिन्यूस सप्लाई का केस लग रहा है मुझे। ठीक है, इसे हम कंटिन्यूस सप्लाई कहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होगा? ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। हाउएवर ए लिमिटेड सप्लाइज ओनली 80 किलोग्राम, और उसने सप्लाई कितना किया? सिर्फ 80 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, एंड इश्यूज द इनवॉइस फॉर द सेम। भाई इनवॉइस भी किसके लिए इशू हुई है? 80 किलोग्राम के लिए। तो जीएसटी भी पे कितनी क्वांटिटी के ऊपर करना होगा? 80 केजी 80 केजी के ऊपर करना होगा, जिसकी इनवॉइस इशू हुई है। देखते हैं आगे। A Limited supplies only 80 kilogram of raw material and issues the invoice for the same. Here the supply would be deemed to have been made in respect of, supply किसकी मानी जाएगी? 80 किलोग्राम of raw material की मानी जाएगी। That is to the extent covered by the invoice। भाई जितनी इनवॉइस में लिखी हुई है वो सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लायबिलिटी है। Therefore the provisions relating to time of supply will also be applicable to supply of 80 किलोग्राम। और टाइम ऑफ सप्लाई भी किसके लिए कंसीडर होगी? जो इनवॉइस में लिखा है 80 किलोग्राम, नॉट एंटायर 100 किलोग्राम ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये जो रिलीफ दिया गया पेमेंट वाला रिलीफ किसके लिए दिया गया? देखो क्या लिखा है। द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। भाई जो आपको एडवांस पेमेंट मिल रही है, आपको जीएसटी पे नहीं करना। ये रिलीफ सिर्फ किस केस में? किसके लिए? गुड्स के केस में, एंड नॉट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट बहुत इजी है। डेट ऑफ पेमेंट मतलब date of receipt of payment in the above situation refers to the date on which payment is recorded। भाई जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री की, समझ रहे हो? दो डेट्स होती हैं, अभी दिखा देता हूँ। आप क्रेडिट करोगे इन, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट नहीं लिखता, बेटर है एंट्री करोगे, एंट्री लिख देता हूँ, ध्यान दो। एंट्री इन बुक्स, है ना, जिस दिन आपने एंट्री की बुक्स में। ठीक है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? और क्या लिखा हुआ है? डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू एंटिटी बैंक अकाउंट विच एवर इज ऑलरेडी। जिस दिन आपने एंट्री की बुक्स में या फिर क्रेडिटेड इट, बच्चों क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, इन दोनों में से कौन सी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी? हाँ जी,
इन दोनों में से कौन सी डेट लेंगे बच्चों, डेट ऑफ पेमेंट, बोलो। whichever is अर्लियर, ये ध्यान रखना, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो अगर आपको कभी डेट ऑफ पेमेंट डिटरमाइन करनी हो तो कैसे करोगे भाई, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री की या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उस दिन वो डेट ऑफ पेमेंट आपकी मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। Significance of the extent the invoice or payment covers the supply of goods. Suppose a part of consideration is paid in advance. ये कह रहे हैं कि कुछ पेमेंट आपको एडवांस में रिसीव हो गई। बच्चों वही एक्सप्लेनेशन है उसका, कंसिडरेशन एडवांस में मिल गई। अगर आपको एडवांस मिलता है क्या उसके बेसिस पे वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? क्या एडवांस पेमेंट को कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए? नहीं सर, डेट ऑफ इनवॉइस को कंसिडर करेंगे। और इनवॉइस इज इशूड फॉर part payment. The time of supply will not cover the full supply. The supply is deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice. भाई सप्लाई सिर्फ उसकी मानी जाएगी जो इनवॉइस में दिया हुआ है। अब जैसे 100 किलोग्राम, मान लो 100 किलोग्राम की पेमेंट रिसीव हो गई होती है बच्चों, कितने की पेमेंट रिसीव हो गई होती? 100 किलोग्राम की। 100 किलोग्राम। लेकिन इनवॉइस में सिर्फ 80 किलोग्राम शो किया गया, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसका माना जाएगा? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम का माना जाएगा जिसे इनवॉइस में शो किया गया। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस किसे दी गई है? इनवॉइस को दी गई है। इनवॉइस। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है भाई इनवॉइस कब तक इशू करनी है? बच्चों देखो सेक्शन 31 आ गया। सेक्शन 31 की वेट कर रहे थे ना हम लोग कि भाई इशू ऑफ इनवॉइस, इसकी लास्ट डेट कब मानी जाती है, कब इशू ऑफ इनवॉइस कंसिडर होती है, ठीक है, कब तक इनवॉइस इशू करनी होती है। बहुत इजी प्रोविजन है इसके भी, कब तक इनवॉइस इशू करनी है बच्चों। सेक्शन 31 में इसका सॉल्यूशन दिया गया। क्या कह रहे हैं? इनवॉइस नीड टू बी इशूड। भाई इसमें ना पहली बात तो ना दो चीजों में आपको ध्यान दो, एक पॉइंट का तो जरूर ध्यान रखना है। मैं हाईलाइट अलग डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ इसे कि आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों। आपको फोकस करना है मूवमेंट। किस पे फोकस करना है? मूवमेंट। भाई गुड्स की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, समझ रहे हो? गुड्स की मूवमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। और एक केस आपका कंटिन्यूस सप्लाई का है। किसका? कंटिन्यूस सप्लाई। चलो चलते हैं, इधर देखते हैं। As per section 31 subsection 1, the invoice need to be issued. Invoice कब तक इशू करनी होगी? Either before or at the time of removal of goods. समझ रहे हो? अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनवॉइस आपको रिमूवल से पहले इशू करनी होगी या फिर रिमूवल की डेट तक इशू करनी होगी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अच्छा, रिमूवल हो सकता है ना, रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस, कहीं से भी रिमूवल हो सकता है गुड्स का। जब वो चलते हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप गुड्स देते हो तो रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ गुड्स होता है ना। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए बच्चों? रिटेन हो गया, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स। भाई जहां से गुड्स को भेज रहे हो वहां से जब रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल की डेट तक इनवॉइस इशू। रिमूवल की डेट से पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो या रिमूवल की डेट तक भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है ना। तो कब तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स। और देखते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। बच्चों कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में भी वही कहानी है, बहुत इजी सॉल्यूशन। अभी तक क्या करते आ रहे हैं सर? आपने शॉर्टकट बताया कि इनवॉइस को देखो, इनवॉइस में जो लिखा है वही होगा, है ना। इनवॉइस जितने की कटी है, जितने गुड्स जितनी वैल्यू शो की है, भाई उसी पर जीएसटी पे करना होगा। बच्चों कंटिन्यूस सप्लाई में भी यही है, समझ रहे हो? कंटिन्यूस सप्लाई में भी यही है। अब देखो एग्जांपल अभी देखूंगा ना आप लोग, बताऊंगा मैं, क्लियर हो जाएगा। देखो इधर कंटिन्यूस सप्लाई में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इनवॉइस कब तक इशू होगी। किसकी बात कर रहे हैं? इनवॉइस कब तक इशू होगी। तो देखते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। इन्होंने शायद एग्जांपल देखते हैं किसका दिया है। सप्लाई ऑफ गैस हो गया, तो अगर गैस की सप्लाई हो रही है बच्चों तो हर महीने आपका बिल आएगा। पाइपलाइन डली हुई है, गैस की सप्लाई हो रही है, हर महीने बिल आएगा। तो बच्चों पॉइंट ये राइज होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, ये कंटिन्यूस सप्लाई है, ठीक है, इनवॉइस कब इशू होगी? हर महीने का जो आपका बिल आएगा ना, जिस डेट तक आपको पेमेंट करनी है वो इम्पोर्टेंट है। जिस डेट को आपकी स्टेटमेंट राइज होती है, स्टेटमेंट बनती है, वो इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, अभी क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, भाई पाइपलाइन डली हुई है, कंटिन्यूसली आपके पास गैस की सप्लाई हो रही है, तो कंटिन्यूस सप्लाई हो गई। द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट।
भाई जो पेमेंट की डेट है उससे पहले आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, ठीक है ना। नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और अच्छे से क्लियर होगा, बट यहाँ पर पेमेंट से पहले आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और पीरियोडिकल स्टेटमेंट, तब तक आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। भाई चाहे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तो अभी दे दिए वो प्रोवाइडेड हो गए, और जो फ्यूचर में देने वाले हैं वो एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड हो गए। कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरिंग बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट and for which the supplier issues an invoice to the recipient on a regular basis। यहाँ जो इनवॉइस इशू होती है ना वो पीरियोडिकली इशू होती है, हर महीने। बात समझ रहे हो, हर महीने कुछ गुड्स आ रहे हैं, हर महीने इनवॉइस इशू हो रही है, तो ये पीरियोडिकली इशू होती है। सप्लायर इशू एन इनवॉइस टू द रिसिपिएंट ऑन ए रेगुलर, और या तो रेगुलर बेसिस पे इनवॉइस इशू होती है या फिर पीरियोडिक बेसिस पे। ठीक है। द सेड टर्म हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। भाई उसमें हम इसके बारे में हम चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, वैसे तो चैप्टर 8 में भी कुछ चीजें दी हुई हैं, ध्यान देना। इन केस ऑफ गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, बच्चों ये केस अभी छोड़ते हैं, ठीक है, अप्रूवल का केस मैं अलग से डिस्कस करूंगा। देखो इधर क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं। सर एक बार कंटिन्यूस सप्लाई का पॉइंट फिर से बता दो। देखो कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है कि गुड्स ना हर महीने जा रहे हैं या हर कुछ दिन बाद जा रहे हैं, समझ रहे हो। कंटिन्यूस सप्लाई में ये होता है कि भाई एक साल तक मान लो मैं आपको गुड्स दूंगा, बात समझ रहे हो, तो बिल एक साथ नहीं बनेगा, इनवॉइस एक साथ नहीं बनेगी। हो सकता है मैं हर 10 दिन के बाद बिल रेज कर रहा हूँ, हर 10 दिन में जितने गुड्स आ रहे हैं उनकी एक साथ इनवॉइस रेज कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं एक महीने के बाद इनवॉइस रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना पीरियोडिक इनवॉइस होती है नॉर्मली। कौन सी इनवॉइस होती है? पीरियोडिक इनवॉइस। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब ये है कि एक बार सेल नहीं हो रही, कंटिन्यूस सेल हुए जा रही है, कंटिन्यूसली गुड्स हम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस पार्टी को हम गुड्स दे रहे हैं वो कंटिन्यूस